नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की 11वीं क्लास में राजपूत काल। इसमें हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और फिर कुछ राजपूत आपके मध्यकालीन भारत में भी पढ़ेंगे। तो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्लास आपकी डेली हिस्ट्री की क्लास सुबह 10 बजे होती है, तो आप इसे ज़रूर देखा करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कराया किया करिए। मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाता हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, इधर उधर का कुछ भी नहीं। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। लोगों के बहानेबाजी में मत आइए कि अभी सिलेबस नहीं आया, अभी परीक्षा की तारीख नहीं आई, अभी फॉर्म नहीं भरा। यह सब टालने की बहाने हैं और टालने वाले कभी सफल नहीं होते। निर्णय लेने वाले सफल होते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो अभी से पढ़ना है, कल नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में। अपनी उम्मीदों को जिंदा रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं ना, तो अभी से मेहनत करना शुरू करिए। कल के इंतजार में मत बैठिए कि कल की आप प्लानिंग मत करिए, क्योंकि कल क्या होगा वो आपने नहीं देखा है। अभी क्या हो सकता है वो आप जानते हैं, तो अभी जो हो सकता है आप वो करिए। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि हर एक पॉइंट को आप समझ सकें, हर एक पॉइंट को आप समझ सकें और उसे अच्छे से तैयार कर सकें। आज के वीडियो में भी लास्ट में कुछ एमसीक्यू हैं जो आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे जुड़े हुए, तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से होगी। आपको पता चलेगा परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आज शाम से आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। इससे पहले कि मैं आपकी क्लास शुरू करूं, मैं आपको छोटी सी सूचना जरूर देना चाहूँगा। तो हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इसकी ओरिजिनल फीस तो 600 रुपये थी, पर आपके लिए मात्र 450 रुपये की गई है। आपको 25% डिस्काउंट दिया गया है। इससे आप जुड़ने के लिए QRC हेल्प टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, सभी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी और 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर होंगी उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी तथा आपको अन्य चीज़ें भी दी जाएंगी। तो मात्र 450 रुपये में आपको तकरीबन 500 से 550 तक की पीडीएफ मिलेंगी। डेली आपको 2 से 4 तक की पीडीएफ मिलेंगी और आप लगातार पढ़ते रहेंगे। जितनी जल्दी आप इसे ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और निरंतरता आपकी पढ़ाई में बनी रहेगी। अगर आप 40-50 हज़ार की नौकरी पाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती देना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप इस बैच से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूती दें, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएं। एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो डिस्काउंट है आपका 25% सीमित समय के लिए है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो प्लीज़ जल्दी ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप या फिर आप टेलीग्राम पर सीधे QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजपूत काल। तो ये हम राजपूत काल जो आज पढ़ रहे हैं, ये हम मध्यकालीन भारत से पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मध्यकालीन भारत से पहले जो शुरुआत हुई थी, मुगलों के आगमन से हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं। लेकिन जो राजपूत मुगल काल में भी थे और राजपूत मुगल का से पहले भी थे, तो जो पहले थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत में मुगल कालीन राजपूतों वंश को पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? आज हिस्ट्री की जो प्राचीन भारत की है 11वीं क्लास है। इसके बाद आपके 2 क्लासेस और होंगी प्राचीन भारत की, जिसमें आपको परीक्षा अभी तक आए हुए सभी प्रश्न करा दिए जाएंगे प्राचीन भारत से। फिर आपकी नई मध्यकालीन भारत की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो राजपूत काल, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। पहला टॉपिक है राजपूत काल में गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा
गुर्जर प्रतिहार वंश की संस्थापना हुई। ठीक है, तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। क्लियर है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, तो नागभट्ट प्रथम ने की। नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था, तो मालवा का शासक था। इस तरह से आप पढ़ेंगे, खुद से प्रश्न पूछेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। एक एक करके आप बस पढ़ते रहिए। मैं आपको बस टू द पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा, इधर उधर की फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में नहीं आनी। मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा। क्लियर है कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अपना टाइम पास कर रहा हूं, आपको महीनों खींच रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ वही आपको पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में आता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, नागभट्ट प्रथम था। तो वो कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। जो नागभट्ट द्वितीय हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसको राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो जो प्रतिहार वंश था उसका सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया, उस समय में कार्य किया, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो मिहिर भोज हुआ। मिहिर भोज ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, कन्नौज को बनाया था। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। तो उसने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि ग्रहण की, आदि वराह की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर जो थे वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। क्लियर है आपको? तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर ने की। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की। ठीक है, तो आपका यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था प्रश्न की दिल्ली नगर की स्थापना किस वंश ने की थी, तो तोमर वंश ने की थी। तो नरेश अनंगपाल वो राजा थे। दिल्ली का पहले नाम दिल्लिका भी था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। दिल्ली का पहले नाम क्या था, दिल्लिका। क्लियर है आपको? अब हम पढ़ेंगे अगला वंश गहड़वाल वंश, जिसे हम राठौड़ राजवंश के नाम से भी जानते हैं, गहड़वाल राजवंश। तो गहड़वाल राजवंश के बारे में क्या है, गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। तो गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव था। इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। जो इसका मंत्री था वो लक्ष्मीधर था। वह शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो लक्ष्मीधर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धम्म चक्र जिन विहार बनवाई। तो धर्म चक्र जिन विहार किसने बनवाई, गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने। कहां पर, सारनाथ में। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। यह आपका परीक्षा में नहीं आएगा, यह आपको नहीं पढ़ना है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। तो जो आपका गहड़वाल वंश है या राठौर वंश है, उसका अंतिम शासक कौन था, जयचंद था। उसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। आपका अगला वंश है चहनवान वंश या चौहान वंश। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी, अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो आपकी परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, तो अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की थी।
इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जो 10 साल तक जिसने शासन किया, 1153 से 1163 ईस्वी तक। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? विसल देव ने की है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। एक बार मेरे साथ बोलिए, विसल देव, विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। एक बार फिर से बोलिए, विग्रहराज चतुर्थ ने विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। तो आपको याद हो गया होगा। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। तो ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो जो वर्तमान में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वो शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, या चंद्रवरदायी ने कौन सी किताब लिखी है, चंद्रवरदायी किसके दरबार में रहता था। तो ये सब क्या है, ये इसी लाइन में लिखे हुए हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वीराज तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। क्लियर है आपको? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। जो रणथंभौर का जैन मंदिर है, उसका शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तो तृतीय जहां पर लिखा है, वहां पर आप चौहान भी लिख कर आए तो आप उसे पृथ्वीराज तृतीय ही समझिएगा, पृथ्वीराज चौहान ही समझिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई है। ऐसी कहानियां चलती हैं, ऐसी समाज में बात चलती है कि 17 बार गौरी ने आक्रमण किया, लेकिन जो इतिहास में दर्ज है सिर्फ 2 बार दर्ज है। एक 1191 में किया गौरी ने आक्रमण पृथ्वीराज के राज्य पर, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज जीत गया, गौरी हार गया। दूसरा आक्रमण 1192 में किया तराइन के द्वितीय युद्ध में, जिसमें गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। आपका अगला वंश है परमार वंश। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। ठीक है, तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। ठीक है, जो धारा नगरी को उज्जैन कहते हैं। ठीक है, प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया, तो राजा भोज ने करवाया। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, भोपाल के दक्षिण में। आपका अगला पॉइंट है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। ठीक है, तो राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। तो जो कविराज की उपाधि है उससे विभूषित शासक कौन था? राजा भोज था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। तो भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। क्लियर है?
जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर मस्जिद बनवा दी अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम से। चंदेल वंश, तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। फिर से सुनिए, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, इसकी राजधानी खजुराहो थी। तो चंदेल वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो ननुक था। कौन था? ननुक। इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। तो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया है। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। जो धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। क्लियर है आपको? अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने राजपूत काल को पूरी तरह पढ़ लिया जो प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में है। क्लियर है आपको? तो आज का आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? इस घटना को क्या कहा जाता है? दो प्रश्न हैं आपके आज। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था और इस घटना को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम करेंगे एमसीक्यू, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए, चौहानों ने की थी या तोमरों ने की थी या परमारों ने की थी या प्रतिहारों ने की थी? बताइए, मैंने बस जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तोमरों ने की थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? बताइए, भवभूति ने की, जयदेव ने की, चंद्रवरदाई ने की, बाणभट्ट ने की? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो इसका दूसरे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाई, सी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? क्या होलकर ने किया था? क्या सिंधिया ने किया था? क्या बुंदेला ने किया था? क्या चंदेल ने किया था? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अजमेर का संस्थापक कौन है? अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि अजमेर के संस्थापक कौन है। क्या अजयपाल है या देवपाल है या विजय सेन है या लक्ष्मण सेन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर के संस्थापक अजयपाल हैं। कहीं कहीं पर आपको अजयपाल द्वितीय लिख कर आए तो उसे भी आप सही करिएगा, अजयपाल केवल लिख के आए तो अजयपाल करिएगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किस नाटक के अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? ऑप्शन ए हरिकेली, बी नागानंद, सी मलती माधव या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एबीसीडी की जगह पर 1 2 3 4 लिख गया है, पर आप कमेंट बॉक्स में अगर इसका उत्तर दे तो एबीसीडी के रूप में ही देना। किस नाटक के अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरिकेली। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध सन 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? बताइए, चंदावर का युद्ध सन 1194 में किसके बीच हुआ था? क्या जयचंद हेमू के बीच हुआ था या मोहम्मद गौरी हेमू के बीच में या जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में? बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका या इनमें से कोई नहीं? तो एबीसीडी में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका छठे का सी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? बताइए,
पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? क्या चंद्रवरदाई है, या पृथ्वीराज चौहान है, या जयानक है, या जयचंद सूरी है? तो सातवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जयानक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति किस प्राचीन नाम था? किसका प्राचीन नाम था बताइए? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी विदर्भ। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1194 या 1192 या 1198 या 1191? तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 हुआ था। 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में। और 1992 में आपका, यहाँ पर 1992 लिख गया है, ठीक है, हाँ, तो 1992 में तो आपका कुछ नहीं हुआ था, 1192 में जरूर हुआ था। 1192 में आपका पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। प्रथम तराइन युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके कुछ एमसीक्यू जो राजपूत काल से जुड़े हुए थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो को कैसा लगा। मैं छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य शिव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी ये पीडीएफ्स हैं। यही पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। आपको बहुत ही आसानी से पढ़ने में फायदा होगा, ठीक है। तो मुख्य शिव का गरिमा बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र आपको 450 रुपए देनी है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करेंगे या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, सभी नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो तकरीबन आपको 500 से 550 पीडीएफ मिल जाएंगी पेपर से पहले। तो एक पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है और क्लासेस आपको अलग से मिल ही रही हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा, आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब की पीडीएफ आपको दी जाएंगी। क्लियर है? ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद तो QRC हेल्प सर्च करके इससे आप जुड़ सकते हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। अगर आप अपनी 40 से 50 हजार की नौकरी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए। क्लियर है आपको? तो ये आज आपने पढ़ा राजपूत काल, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जिसमें पढ़ी। तो आपकी ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास थी, हिस्ट्री की 11वीं क्लास। अगली जो आपकी 2 क्लासेस होंगी, हिस्ट्री की 12वीं और 13वीं, उनमें आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उनमें आप पढ़ेंगे जो आपने अभी तक प्राचीन इतिहास पढ़ा है उनसे जुड़े जितने भी MCQ आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे जो 12वीं और 13वीं में होगा। उसके बाद फिर आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था और उस घटना को क्या कहा गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।